वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप लोगों की स्वागत है। आज की कंटेंट उस बहादुर लड़ाकू लड़की के लिए जिसे फ्रांस में आज भी लोग वीरांगी मानते हैं, एक सुपर वॉरियर मानते हैं, और तो और रोमन कैथोलिक चर्च में एक संत का मान्यता दिया जाता है उन्हें। बचपन में इतिहास के पन्ने पे उसके बारे में तो हम पढ़ के आए हैं, और आज भी वही किरदार को एक बार फिर से श्रद्धांजलि के साथ हम याद करेंगे, जिसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। तो वो और कोई नहीं, जॉन ऑफ आर्क के बारे में आज हम जानेंगे, उनकी भूमिकाओं के बारे में, कौन थे वो फ्रांस की। तो उसकी फ्रांसिस के उच्चारण में उसका नाम दिया जाता है जॉन डी आर्क के नाम से उसे लोग करते हैं आज तो जॉन ऑफ की आर्क की जन्म 1412 डोमिनी लाउसेरी एक गांव में होते हैं। वो किसान परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती है केवल 19 साल की उम्र में 1431 में। रोवन नाम की एक जो नॉर्मैंडी में उपस्थित है, केवल 19 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। उस समय फ्रांस का जो सम्राट थे, उनकी मृत्यु के बाद आपस में फ्रांस और इंग्लैंड लड़ते रहे। ये युद्ध चलता रहा 1327 को लेके 1453 तक। इसीलिए इतिहास के पढ़ने में इसे 100 सालों का युद्ध कहते हैं। तो अब उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पश्चिम हिस्से अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया था। न्यू सिटी ऑफ हॉलैंड जो मुख्य शहर है फ्रांस की, वो बर्गेंडियंस के कब्जे में हो चुका था। बर्गेंडियंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बर्गेंडियंस उन आदिवासी झुंड को कहा जाता है जो जर्मनी से हुआ करता था। तो कहानी बहुत दिलचस्प शुरू होती है। एक ऑफिस के दफ्तर में स्टीवर्ड का मतलब है मैनेजर या ऑफिसर, जो सैनिकों को इकट्ठा करके कुछ प्रशिक्षण देते हैं। तो कैप्टन जो है, उनका नाम है रॉबर्ट पेट्रिक, एक मिलिट्री ऑफिसर अपना तबेले में बैठे हुए थे और स्टीवर्ड के साथ बातचीत कर रहे थे, और स्टीवर्ड उनका सामना कर रहे थे और उन्हें जॉन ऑफ आर्क के बारे में विवरण दे रहे थे कि जॉन ऑफ आर्क है कौन। स्टीवर्ड को मालूम हो चुका था कि जॉन कोई साधारण या आम लड़की नहीं है, उनमें एक सक्षम योद्धा बनने का एक काबिलियत है। जॉन की काबिलियत पे उन्हें एक लड़की पर भी संदेह नहीं है, लेकिन रॉबर्ट जो कि कैप्टन थे, वो साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमें 19 साल की लड़की की इस युद्ध में कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 हथियारों वाले सिपाही और 12 ताकतवर वाले नौकर है जो मेरे ऑर्डर मानने के लिए राजी तो है, तो हमें लड़की की कोई जरूरत नहीं है। स्टीवन फिर से एक बार क्यों मिला कि हमें एक लड़की में अद्भुत एक क्षमता है, अद्भुत एक कला है, अद्भुत आत्मविश्वास है, हमें उस पर एक भरोसा कर लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी रॉबर्ट ने जॉन को बुलाया इस सिपाहियों की माध्यम से। तो जॉन नीचे के आंगन में इंतजार कर रही थी अपनी डबल के लिए। जैसे ही जॉन प्रस्तुत हुआ रॉबर्ट के सामने, जॉन ने विनती किया कि उसे एक सुरक्षा कवच और सैनिक दिया जाए और मिलकर वो ड्रॉपिंग तक भेजे। अब ड्रॉपिंग के बारे में हम जानते थे कि ड्रॉपिंग की ट्रांसलेशन के बारे में मतलब क्या होती है। एक टाइटल है फ्रांस की राजा की होने वाले वारिस को दिया जाता है। जॉन यही चाहता था कि अंग्रेजों को खदेड़ के पूरा फ्रांस की राजगद्दी को होने वाली ड्रॉपिंग को सौंप दे। तब जॉन की उम्र सिर्फ 17 से लेकर 18 साल था। बचपन में जॉन को दैविक बातें सुनाई दिया करती थी। एक दिन सपने में वो दैविक शक्तियों को आदेश दिया कि उसे सपने में उसे जंग के लिए प्रस्तुत होना है, उसे एक जंग को आगे ले जाना है और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस की मिट्टी से उसे खदेड़ देना है। तब जॉन ने वादा कर दिया था कि उसे भगवान उसे जो करवाना चाहते हैं, ईश्वर उसे जो करवाना चाहते हैं, वो वही करेंगे। जॉन ने 13 बैटल को तो गाइड किया है, जिसमें वो 9 बैटल की विजय प्राप्त की थी। 17 साल की एक उम्र में जॉन एक वेल बिल्ट, मजबूत, एक हाइट लंबी, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड कंट्री
रॉबर्ट डस्क्वेर भड़क उठे कि तुम्हें तो तुम्हारे पापा को एक बंद कमरे में एक चाबी लगा के अपना चाबी उसके जेब में रखना चाहिए, क्योंकि तुम दरअसल पागल हो और तुम क्या समझते हो अपने आप को कि तुम जो चाहते हो मैं वो सब कुछ पूरा करूंगी। रॉबर्ट ने तो फिर स्टीवन ने कहा कि उसे गुस्सा मत दिलाइए, वो जो चाहता है इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए, इस युद्ध का एक परिणाम देने के, आप सब कुछ उसे दे दीजिए। रॉबर्ट ने जवाब में ये दिया कि हम तो वैसे करने वाले नहीं है जो तुम लोग चाहते हो हमसे करवाने के लिए। उत्तर में जॉन ने ये कहा कि एक घोड़े का कीमत 16 फ्रैंक है, जो कि बहुत बड़े रकम की होती है। युद्ध के लिए इतना खर्चा तो नहीं करेंगे वो। जॉन ये भी जिक्र किया कि वो अपने शरीर के नाम के लिए इस सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है, वो किसी सैनिक से भी अपना सुरक्षा कवच अपने लिए खुद मंगवा लेंगे। कोई भी सैनिक से भी वो इस मंगवा तो देंगे और उसे जो चाहिए वो डॉपिंग पूरा करेंगे, बस उसे ऑर्डर पास करना है। जॉन अकेले नहीं जाएंगे डॉपिंग के पास। इसके अलावा कुछ और नई कितर के बारे में भी जिक्र कर रही हूँ, जिनका नाम है पॉली और जैक। अब यह पॉली का नाम मैं पॉली के बारे में बात कर रही हूँ। पॉली का पूरा नाम है बर्थे द पॉलोई, जो कि फ्रांस के नोबल जेंटलमैन है और एक गांव का सरपंच और मुखिया है, और वो कैप्टन रॉबर्ट बर्टुके के अंडर ही काम करते हैं। जैक का यह निकनेम लिया गया है और जैक ने जॉन को कुछ पैसे दिए थे। वो बहुत ही दयालु आदमी है, गरीबों को में बांटने के लिए, और बहुत ही नेकदिल आदमी है। और जैक के साथ जॉन गॉडसे और डी, जो खुद एक धनुषबाण में खुद ही महारथी थे, उनके साथ कुछ नौकर और जॉन ऑफ हॉर्नकोर्ट और जूलियन भी शामिल होंगे। जॉन ने सब अपने बंदोबस्त कर लिया था, बस उसे इंतजार था कि कब रॉबर्ट बर्टुके ऑर्डर पास करेंगे डॉफिन तक पहुंचने के लिए। रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो पॉली से बात करेंगे। पॉली का मतलब है पॉलोई। तो पॉली को दफ्तर में बुलाया गया है। पॉली ने एक सच दावे के साथ कहा कि इस लड़की में कुछ तो बात है, हमें तो एक बार जरूर चांस लेना चाहिए। पॉली ने बहुत भरोसे के साथ ये कहा कि इस लड़की में अद्भुत एक प्रशिक्षण है, जो हमारे इस युद्ध को एक बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें काम आ सकती है। रॉबर्ट ने फिर से गुस्सा हो गया कि तुम सब लोग पागल ही हो। पॉलोई ने सफाई में ये कहा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे जो डॉफिन है वो यहाँ वहाँ भागते फिरते रहे डर के मारे चूहे की तरह चुपके बिल में बैठे हुए हैं। हमारे पास जो पिछले जो सैनिक है वो सारे निकम्मे हो गए थे, उसमें युद्ध करने का कोई क्षमता भी नहीं बचा है। तो हमें ना चाहते हुए भी जॉन का सलाह ले लेना ही चाहिए, जॉन को युद्ध में शामिल कर लेना ही चाहिए। अब हमारे जो डॉफिन है वो चिनोन में जाके रह रहा है। अब चिनोन एक ऐसा शहर है फ्रांस में जब तक युद्ध जारी थी उस वक्त, तब फ्रांस की जो जितने भी लॉयल मेंबर थे वो वहाँ पे शरण लिया हुआ था। धीरे धीरे ऑर्लिन्स जो है, जो फ्रांस का जो मुख्य शहर है, वो पूरी तरीके से उन लोगों की गिरफ्त में हो जा रहा था, और वो लोग हाथ पे हाथ धरे देके अभी बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए रॉबर्ट को बार-बार सब लोगों ने समझाया कि जॉन को आप इस युद्ध के लिए शामिल कर लीजिए, हमें जॉन की सख्त इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए सख्त ज़रूरत है। पॉली का सलाह सुन के ये विचार किया, एक बार रॉबर्ट फिर से जॉन को सामने बुलाए और पॉली के सामने वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। जॉन को फिर से पॉली के सामने बुलाया गया है। रॉबर्ट ने अपना मन की डर सताया है कि देखो ये जो अंग्रेज है ये बहुत ही बेरहम है, बहुत सारे लूट मचाया है, बहुत सारे शहर से लेकर दूसरे शहर तक एक पूरे गांव को जला दिया गया है, एक सुंदर से शहर को शमशान में बदल दिया गया है। तो क्या तुम इसका सामना कर पाओगे? देखो युद्ध करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, क्योंकि युद्ध का एक जिम्मेदारी होती है, दायित्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। क्या तुम वो सब कुछ निभा पाओगी? तब जॉन ने समझाया कि अभी तक फ्रांस के सिपाही में अभी तक वो क्षमता नहीं है कि वो लोग अंग्रेजों की सामना कर पाए। आत्मविश्वास का कमी है, युद्ध का नया कला भी नहीं जानते हैं।
लेकिन अब से फ्रांस के हर एक सिपाही को नया प्रशिक्षण दिया जाएंगे ताकि वो डट के सामना कर सके अंग्रेजों को, ताकि उन लोगों को अपना जान लेके मैदान से भागना ना पड़े, बल्कि डट के सामना करके हर एक युद्ध का विजय प्राप्त कर सके। तो ये सुन के रॉबर्ट को आखिरी वक्त में थोड़ी बहुत भरोसा हुआ जॉन की इस बात को सुन के कि चलो हमारे निकट में सिपाहियों को थोड़ा तो कुछ प्रशिक्षण तो मिलेंगे ही जॉन के द्वारा। अब तो अभी तक रॉबर्ट को एक ही ना चुका था, इसलिए रॉबर्ट ने कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर ही पास कर सकते हैं डॉबिन तक जाने के लिए। इससे आगे रॉबर्ट और कुछ नहीं कर सकती है और कुछ करने के लिए वो उम्मीद भी ना रखी। रॉबर्ट ने पीछे हाथ किया कि मेरा काम यहीं तक सफल होते हैं, आगे जाके तुम लोग संभालो कि तुम लोगों को क्या करना है। रॉबर्ट ने ये भी कह दिया कि तुम्हें युद्ध के लिए सैनिकों से जो भी कुछ चाहिए वो तुम ले सकते हो। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग में। जॉन, पॉली, जैक और डिक और कुछ सैनिक के टुकड़ा लेके वो लोग शिनॉर तक पहुंच गए हैं और डॉफिन को यकीन भी दिलाया है कि वो लोग एक सैनिक का एक सेना गठन करके वो लोग युद्ध करेंगे और अंग्रेजों को खदेड़ के फ्रांस को मुक्ति दिलाएंगे। तो वही साल हम दोहराएंगे 29 अप्रैल 1429। जॉन सैनिक के साथ पहुंच जाते हैं ऑर्लिन सिटी में, जहां वो फ्रेंच कमांडर डुनास से मिलते हैं। डुनास एक किला है जो तब के ज़माने में एक फ्रेंच कमांडर हुआ करता था। रॉयल रिवर के किनारे मिलते हैं। जॉन उतावली थी। डुनास को लगता था कि ये लड़की पागल है, इसे रखती भरी भी एक धैर्य नहीं है कि ये एक सेकंड के लिए भी रुके। फिर ड्यूहाइस ने बहुत मुश्किल तरीके से समझाया कि अभी हवा का जो रुख है वो हमारे खिलाफ है, जब तक हवा का दिशा बदलना चाहते हैं हमें यही इंतज़ार करना चाहिए। जॉन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रेयर किया कि हवा का रुख उन लोगों की तरफ हो जाए। तब डुनास को भी लगा था कि जॉन कोई मामूली लड़की नहीं है, वो वाकई में एक एंजल है। जॉन तो इसके सुन के जॉन डुनास भी हैरान हो गई है। वो सब लोग मिलके रॉयल रिवर पार कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक पहला युद्ध भी हासिल कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद कुछ और नए किरदार को साथ में रूबरू आप लोगों से कराऊंगी। यहाँ पे जॉन डी स्टगम्बर जो चर्च के पुजारी है, और यूएन ऑफ वर्लिक जो इंग्लिश फोर्स की कमांडर है, और पीटर हॉशन जो बाइशप है, चर्च इन चर्च का मेंबर है, सीनियर मेंबर ऑफ द चर्च है। अब क्या होते हैं कि कुछ दिनों के बाद इंग्लिश फोर्स का एक कैंप में एक टेंट लगा होते हैं, और उस कैंप में कुछ लोग वार्तालाप कर रहे थे जिनका नाम है जॉन डी स्टगम्बर। जिसके पहले मैंने कहा था कि जॉन ऑफ स्टगम्बर कौन थे। जॉन ऑफ स्टगम्बर थे चर्च के पुजारी थे। वो ये वर्की से एक डिस्कशन में होते हैं कि फ्रेंच आर्मी का कमांडर जो लेडी कमांडर है जॉन ऑफ आर्क, वो सारे जंग यूं ही नहीं जीत रहे हैं। उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, कुछ कलाकारी है सुपर नेचुरल पावर की, तो उसको आजमा के वो सारे युद्ध को जीत रहे हैं। वो एक डायन और चुड़ैल के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकते हैं। और फ्रेंच आर्मी तो बहुत ही दुर्बल है। अचानक फ्रेंच आर्मी इतनी ताकत कैसे आ गया। तब जो तीसरा व्यक्ति है जिनका नाम है पीटर चौचन, जो वो दाखिल होते हैं, वो उन दोनों की बातें सुन रहे थे और उन दोनों की बातचीत में दखल अंदाजी की कि जॉन का संबंध किसी डेविल या शैतान के साथ तो है ही। वो दावा करती है कि वो भगवान और दैविक शक्तियों को से सीधा वो वार्तालाप कर सकती है और उसकी इशारे भी समझती है। अगर ऐसा हुआ तो चर्च पर से लोगों का भरोसा उठ जाएंगे और चर्च पावरलेस हो जाएंगी। ये वर्डिक ने और भी मजबूती से उसके बात को रखा है कि सिर्फ चर्च पावरलेस नहीं हो जाएंगी, या फिर सोसाइटी का जो एस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम है वो भी खतरे में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ तो लोगों का प्रजा पर लोग या प्रजा सीधे राजा से संबंध करेंगे
और बीच में जो जितने भी मीडिएटर है, जो लोअर लैंडलॉर्ड है, वो लोग पावरलेस हो जाएंगे। तो जॉन को तो एक पनिशमेंट भी बनता ही है। आखिरी में जॉन 90% जन अपनी तरफ विजय कर ही लेते हैं। लगभग सारे इलाका अंग्रेजों की नियंत्रण से मुक्त कर देते हैं और आखिरी में डॉफिन का भी राजस्व भी होते हैं रेंस नाम के एक शहर में। तब जॉन का दिमाग में ख्याल आया कि वो घर वापसी करने से पहले वो फ्रांस में भी एक हमला बोल दे और फ्रांस को भी अंग्रेजों से मुक्त करवा ले। लेकिन इस बात से डॉफिन ने सहमति नहीं दी, क्योंकि वो उतना ही सेटिस्फाई जितना जंग जॉन के द्वारा वो जीत चुके थे। अब वो अंग्रेजों के साथ एक कॉम्प्रोमाइज, एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट वो साइन करने वाले थे। और जॉन का यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को कुछ राज भी नहीं आया। यहाँ पे डोनाइंस और पोलोई ने साफ इनकार कर दिया कि वो लोग जॉन का इस मुकाबला में साथ नहीं देंगे। अगर जॉन फ्रांस में अकेले हमला बोलते हैं तो वो कर सकती है यकीनन, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो कोई भी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि जॉन की ओवर कॉन्फिडेंस क्रिश्चियन के एगेंस्ट माना गया है। सब लोगों ने नाराजगी जताई जॉन की इस ओवर कॉन्फिडेंस पर। फिर भी जॉन किसी की बात को अनसुना करके वो पेरिस चला गया अपना सैनिक का टुकड़ा लेके, जहाँ पे पहली बार जॉन को हार का सामना हुआ है और जॉन को पकड़ी गया है और जॉन को लोहे की जंजीरों में डाला गया है। यही डर था जिसके मन में सबको सताया गया है। तो बहुत ही दुखद बात है, अंग्रेजों के कब्जे में वो 9 महीने तक थे और 9 महीनों में उसके साथ बहुत ही अजीब वाला सवाल जवाब किया गया है, ताकि वहाँ पे उसको दबाव दिया गया है कि तुम मान लो कि तुम एक हैवान से नाता रखते हो, तुम शैतानों से बात करते हो, तुमने आज तक जितने भी युद्ध को हासिल किए हैं, जितने भी युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त हो, तुमने सुपर नेचुरल पावर को आजमा के किए हैं। लेकिन जॉन ने साफ इनकार कर दिया, तो उसे सलाखों के पीछे उम्र कैद का सजा सुनाई दिया गया है। उस पर सीरियस चार्जेस और सीरियस ब्लेम भी लगा है। 31 मई 1431 में जॉन पर सीरियस चार्जेस लगाते हुए उस पर एक मुकद्दर भी चलाए गए जाते हैं और जॉन का संबंध डेविड के साथ होने का भी आरोप किया गया है, पर जॉन ने इस बात को पहले ही खारिज कर दिया गया है। और जॉन ने जल्दबाजी में आके एक डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया था। उसे ऐसा लगा कि वो डॉक्यूमेंट उसे रिहा करवाएंगे, लेकिन जो पीटर कॉशन ने उसको पढ़ के सुना है कि ये कोई रिहा वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि तुमने अभी तक अपने बारे में जितना भी कुछ सफाई दिया वो झूठ है। तुम मान लो कि तुम डेविड हो, तुम शैतान हो, तुम्हारे कनेक्शन से शैतान के साथ है, तुम्हें विच क्राफ्ट भी करना आते हैं, तुम एक डायन हो। तो जॉन बहुत ही उदास होके, अंदर से वो डर भी गई थी थोड़ी बहुत, उदास होके वो डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, अपने लिए वो मौत की सजा की मांग करती है। बड़ी अजीब बात है। पनिशमेंट सुन के जॉन उदास तो हो गई, लेकिन फिर से उसने अपना हिम्मत अपने अंदर जुटाई है कि वो दुर्बल नहीं होंगे, वो अपने आप को टूटने नहीं देंगे। तब मौत की मांग उसने खुद ही की। उसे तुरंत लकड़ी से बना एक स्टिक पर लेके गया है, जहाँ पे उसे जिंदा जलाने का फैसला किया गया है। जलाने से पहले उसका दिल बाहर निकाल दिया गया है और उसे ये भी कहा कि डायन का दिल कभी जलाया नहीं जा सकता है। जॉन जिस पैगंबर को वहाँ भी मौजूद थे उस बहुत ही लोगों के बीच, तब उसे मालूम चलता है कि जॉन ने जो भी किया है अपना देश की हिफाजत के लिए किया है, अपना देश का हित, अपना देश का भलाई, अपना देश का स्वतंत्रता के लिए किया है। वो सच में कोई डेविल या फिर शैतान या फिर विचक्राफ्ट उसे कुछ भी नहीं आती है, वो प्योर एक एंजल सोल है। लेकिन कर भी तो क्या कर सकती है, क्योंकि तब तो फैसला सुनाई गया है कि उसे जिंदा जलाया दिया गया है। वो अफसोस होके खड़ा रहा। जलाने से पहले उसे एक सैनिक ने उसे जीसस के से बना एक लकड़ी का एक क्रॉस दिया है। जॉन ये सब कुछ देखता रहा और कुछ
कर नहीं सका। लेवेंडू जो एक यंग प्रीस्ट है चर्च की, वो वहाँ पे मौजूद थे। वो एक लकड़ी का क्रॉस लेके उसे जीसस का दर्शन करवाना चाहते थे। वो लेवेंडू इतना पास थे, आग की लपटों के इतने भी पास थे कि वो खुद भी जल सकते थे, लेकिन जॉन ने चिल्ला के बोला कि आप हट जाइए, आपकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है, आप भी जल सकते हो। जब वो खुद इतना तड़प के जल रहे थे, तभी उसको दूसरे की भलाई के बारे में सोच रही थी। इस इंसिडेंट से ये समझ आता है कि तब 25 साल के बाद, जब जॉन की मृत्यु के 25 साल के बाद लेवेंडू ने सारे चर्चेस ये उठाया गया है कि जॉन कोई हेवन या डेविल नहीं है, वो एक प्योर एंजल सोल है। तो ये बात जब चार्ल्स सेवन ने सुना है, जो फ्रेंच का जब डॉफिन था, कि चलो मेरा राज्याभिषेक किसी गायन के द्वारा नहीं हुआ है। सपने में अक्सर वो जॉन से मिलते थे, बातचीत करते थे। वो लोग भी शामिल थे जब वो लोग युद्ध के लिए हाथ बढ़ाया है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज की कहानी में यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुन के आप लोगों को कितना दिलचस्प महसूस हुआ है। और एक बलिदान, अपना सपनों को उजागर करके देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी हद पार कर देना, अपना रंगीन सपनों का बलिदान देके एक 19 साल की लड़की हंसते खेलते हुए कितना कुछ कष्ट सहते हुए इतना दर्दनाक मृत्यु का सामना किया है। लेकिन आज उसे फ्रेंच में कैथोलिक चर्च का सेंट मानते हैं, लोग उसकी पूजा करते, उसे श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा है। मैं आपके कमेंट की इंतज़ार करके फ़िलहाल के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।